नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एसएसटी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आता है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ध्यान से सिर्फ़ आपको बिना स्किप किए हुए देखना है, ठीक है ना? और कमेंट पे भी ध्यान मत दीजिए और देखिए आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन के बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊँ, ठीक है ना? और ताकि आपको रटना नहीं पड़े। तो जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? अगर आप सब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग देखिए। देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। मसीहा यानी उसको इटली के एकीकरण के मसीहा किसे कहा जाता था? मेजनी को कहा जाता था। राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजनी ने कार्बोनरी को सदस्यता ग्रहण की। यानी राष्ट्रवादी भावना जानते हो ना, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के लिए जब सोचने लगता है लोग, उस तरह के भावना को राष्ट्रवादी भावना कहते हैं। तो इस भावना से प्रेरित होकर मेजनी ने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। किसका सदस्यता ग्रहण की? कार्बोनरी की। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि निम्नलिखित में से मेजनी किसका सदस्य थे? तो कार्बोनरी का। किसका थे? कार्बोनरी का। उसने अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य को प्रचार के लिए गणतंत्रवादी जानते हो, जो गण जनता को, जन का शासन हो, जनता का शासन हो, उसके प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में यंग इटली, याद रखिएगा, 1831 में यंग इटली तथा 1834 में यंग यूरोप का गठन किया और इसका सदस्य उसने युवों को बुलाया, युवों को बनाया, युवाओं को। आपको पता होना चाहिए कि मेजनी जानता था कि इटली के एकीकरण करने के लिए सबसे पहले लोगों का एक करना होगा और लोगों के एक करने के लिए सबसे पहले यहाँ युवा को एक करना होगा और युवा को गठन करना होगा। इसीलिए उसने 2 गो संस्था का गठन किया, 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप का गठन किया। चलो अब इटली को छोड़कर यूरोप में गया, ठीक है ना? और यंग इटली का मुख्य उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करना था और उसके एकीकरण करना था। याद रखिएगा, इसका यंग इटली का मुख्य उद्देश्य क्या था? इटली के ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था। क्योंकि इस पर किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया के, क्योंकि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इटली और साथ में जर्मनी में जो भी एकीकरण होना चाहता था, उसको ये विरोध करता था, ठीक है? तो इसीलिए उससे वो मुक्त होना चाहता था। और मेजनी अपने प्रयास में असफल रहा। ये सफल नहीं रहा, असफल रहा, ठीक है ना? तो यही था इटली के एकीकरण में मेजनी को क्या योगदान था? तो याद रखिएगा, इटली का एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी को इटली का मसीहा कहा जाता था। उसने कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण की। उसने गणतंत्र गणतंत्रवादी विचारों को प्रचार करने के लिए 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया। इसका सदस्य युवाओं को बनाया। फिर इसका उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया को प्रभाव से मुक्त करना और इटली का एकीकरण करना, लेकिन ये असफल रहे। कौन? मेजनी, ठीक है? चलिए, आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? चलिए, और याद रखिएगा, अगर जितना क्वेश्चन देखते हैं ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्वेश्चन के अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? जैसे पूछ देगा सब्जेक्टिव में यंग इटली की स्थापना किसने और कब किया था, ठीक है ना? तो ये भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ देगा। अगला है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएँ क्या थी? बनाएँ नहीं, बाधाएँ थी, क्या थी? यहाँ बाधाएँ होनी चाहिए। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएँ क्या थी? तो देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ज इसी तरह से आपको लिखना है। हम चाहते थे इसको बोर्ड पर भी समझा सकते हैं, लेकिन आपको सोचे कि लिखिएगा कैसे, इसीलिए इसको क्या किया हूँ, टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट है वो आसान भाषा में है और बिल्कुल जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएँ थी? तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएँ थी। पहला, लगभग 300 छोटे-छोटे राज्य। अब मान लीजिए जर्मनी में लगभग एकीकरण करने की बहुत सारे बाधा, इसमें पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण में समस्या क्या थी? बाधाएँ क्या थी? तो पहला बाधा है कि लगभग 300 छोटे-छोटे राज्य। अब देखिए, 300
300 राज्य को, छोटे-छोटे राज्य को एक करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ अलग-अलग शासक होगा, अलग-अलग विचार के लोग होगा, अलग-अलग धर्म को मानते होंगे, तो कैसे एक करेंगे? तो यही था, पहली समस्या थी लगभग 300 छोटे-छोटे राज्य। दूसरा है इन राज्यों में व्याप्त राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमानता। अब देखिए, एक तो 300 छोटे-छोटे राज्य भी था, लेकिन उस राज्य में राजनीतिक व्यवस्था अलग था, सामाजिक व्यवस्था अलग था, धार्मिक विषमता था, अलग-अलग धर्म के लोग रहते थे। तो ये भी कारण था। और हर जगह राजनीतिक अलग होगा, हर जगह सामाजिक व्यवस्था अलग होगा, ठीक है ना? अलग-अलग लोग अलग-अलग धर्म के मानेगा, तो किस तरह के एक करना, ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो यही याद रखिएगा, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमानताएँ, ठीक है? और तीसरा था राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। अब देखिए, किसी भी देश को स्वतंत्र, एकीकरण तभी आप कर सकते हैं, जो आपको पहले आपके अंदर और आपके देश के लोगों के अंदर एक भावना होना चाहिए, वो राष्ट्रवाद। ठीक है ना? जब तक राष्ट्रवाद नहीं होगा, ये राष्ट्रवादी भावना नहीं होगा, ये तब तक आप क्या कर सकते हैं, देश का स्वतंत्र, देश के एकीकरण, देश के योगदान, देश के लिए काम आप नहीं कर सकते हैं। देश के हित में नहीं कर सकते हैं। चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना? उसके अंदर राष्ट्रवादी विचार होना चाहिए। ऐसे विचार जो राष्ट्र के हित में हो, ठीक है ना? समझे? जिसमें प्रेम एकता को दर्शाता है, उसे राष्ट्रवादी विचार कहते हैं। ठीक है ना? तो राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, अगर वहाँ आप देखिए 300 छोटे-छोटे राज्य था, लेकिन वहाँ राष्ट्रवाद की भावना की भी कमी थी। वहाँ सब दो लोग उतना महत्व नहीं रखते थे कि देश क्या है, राज्य क्या है, एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रवाद की भावना की अभाव, ठीक है? अपने भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जब आंदोलन हुआ, तो क्या सबसे पहले देखिए लोग पत्र-पत्रिका के माध्यम से लोगों को क्या करने की कोशिश किए, एक करने के लिए उसके अंदर राष्ट्रवादी भावना को डालने के कोशिश किए, तब जाके एक हुआ और यहाँ के लोग तब स्वतंत्र प्राप्ति किए, ठीक है? तो याद रखिएगा तीसरा। चौथा है ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। आपको पता है कि सबसे बड़ी बाधा यही था, ऑस्ट्रेलिया, यही ना होने देता था। ठीक है ना? यहाँ के चांसलर जो मेटरनिक था, वो घोर प्रतिक्रियावादी नीति अपनाते थे। मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप और 5वां मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति, क्योंकि वो भी जो भी चीज़ होता था इसका विरोध करता था, उसको घोर प्रतिक्रिया करता था, ठीक है ना? बिल्कुल कोई सही काम होने नहीं देता था। कौन? मेटरनिक। जो भी क्रांतिकारी आंदोलन होता था उसको दबा देता था। तो यही सब कारण था जर्मनी के एकीकरण में बाधाएँ थी। समझ गए ना? पहला था लगभग 300 छोटे-छोटे राज्य, दूसरा था इन राज्य में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएँ, तीसरा थी राष्ट्रवाद की भावना के अभाव, चौथा ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, मेटरनी का प्रतिक्रियावादी नीति। चलिए एक और क्वेश्चन है जो हम राष्ट्रवाद कहते थे, उसका हम परिभाषा भी जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या? ठीक है ना? काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रवाद। तो देखिए सिंपल भाषा में कहें कि आप जहाँ भी रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसके प्रति अगर आपको प्रेम और एकता की भावना है, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है? तो चलिए इसको हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? अलग-अलग बहुत सारी इसका डेफिनिशन आप बना सकते हैं अपने मन से भी। ठीक है ना? तो चलिए एक डेफिनिशन है, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक व सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम और एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अब किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए पूरे भारत है, तो भारत के किसी जैसे उत्तरी भारत में, उत्तर भारत के लोगों के अंतर्गत जैसे ये भौगोलिक क्षेत्र, ये इसी का कहते हैं कि मान लीजिए पूरे भारत है और यहाँ उत्तर भारत है, इस क्षेत्र को भौगोलिक क्षेत्र कहते हैं, जितना दूर तक है। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम और एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ गए ना? किसी भी विशेष भौगोलिक किसी भी हो, या उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो या कहीं के लोगों के अंदर जब सामाजिक परिवेश में और सांस्कृतिक में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम और एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और शॉर्टकट माना जाए तो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है? तो चलिए, आप सब देखिए, प्लीज़ समझिए,
रट्टा नहीं मारिए, समझिए, काम देगा आपको। आप भी कभी फ्यूचर में टीचर वगैरह बनिएगा, तो आपको काम देगा, समझे रहिएगा तब ना। तो इसीलिए समझिए। रूसी क्रांति के इन 2 कारण को वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्ह 2 कारण के वर्णन करें। ये क्वेश्चन कैसा है? ऐसा क्वेश्चन है जो कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ना आता है ये देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन है कि लगभग इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आता है, या लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो। अगर दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो 4-5 कारण पूछ देगा, लघु उत्तरीय में आएगा तो 2 कारण पूछ देगा, लेकिन हमेशा आता है ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ मुख्य रूप से इस क्वेश्चन पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। रूसी क्रांति के किन्ह 2 कारण को वर्णन करें। तो देखिए रूसी क्रांति के 2 कारण हैं। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। रूसी क्रांति के 2 कारण हैं। पहला, मज़दूर की दयनीय स्थिति। अब इसके आगे लिखेंगे कि रूस में मज़दूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था। उसका अधिक स्थिति अत्यंत दयनीय यानी अत्यंत खराब था। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मज़दूरी काफ़ी कम थी। और काफ़ी कम दी जाती थी। 18 घंटा, 15 घंटा अधिक देर तक काम करवाते थे और उसे मज़दूरी काफ़ी कम देते थे। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, दुर्व्यवहार, मारपीट, गाली-गलौज ये सब किया जाता था, ठीक है? और मज़दूर को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, उसको कोई अधिकार नहीं था कि चलो आपको मालिक शोषण कर रहा है, तो आप उसके विरोध में हड़ताल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई राइट ही नहीं था। और अपनी माँग के समर्थन में देखिए, क्या है ना बात कि अपनी माँग के समर्थन में वो हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। तो यही थे पहला कारण मज़दूर की दयनीय स्थिति, दूसरा था रूस में मज़दूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, इसको लिख देंगे ऐसे कि उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, उसकी मज़दूरी काफ़ी कम थी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, वो मज़दूर को कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वो अपनी माँग के लिए हड़ताल भी नहीं कर सकते थे, ये था। पहला कारण 1 नंबर दे दीजिएगा यहाँ। और दूसरा कारण रूस किसान की दयनीय स्थिति, वो मज़दूर की स्थिति अब यहाँ किसान की दयनीय की स्थिति। तो क्रांति से पूर्व रूस के किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वो अपने छोटे-छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे। अब वहाँ के किसान क्या होते थे, उसका भी स्थिति बहुत ही खराब था, मज़दूर की तरह ही था। क्या करते थे, ये अपने छोटे-छोटे भूमि में पुराने ढंग से खेती करते थे। पुराने तरीका मतलब जानते हैं ना मशीन व जो नए यंत्र है इसके द्वारा नहीं। और उनके पास पूँजी के अभाव था और वो करों को बोझ से दबे हुए थे। पूँजी के अभाव था और करों के बोझ से वो क्या किए थे, दबे हुए थे। ठीक है ना? कौन? किसान, समझ गए ना? करो कि मुझसे क्या करे थे, वो दबे हुए थे, उनके पास पूँजी का अभाव था, ये सब आसान टैक्स सब है। तो समझ गए ना 2 को कारण, कौन-कौन कारण है? रूसी क्रांति के और दूसरा कारण याद रखिएगा कि इसका भी स्थिति अत्यंत खराब था, इसको छोटे-छोटे पुराने ढंग से खेती करना पड़ता था, इसको पूँजी का अभाव था इसलिए इसको कर्ज भी लेना पड़ता था, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है? ये भी क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन में आता है, तो प्लीज़ आप लोग इसको भी देख लीजिए। कि अक्टूबर क्रांति क्या है? देखिए 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने कौन? बोल्शेविक, बोल्शेविक एक दल था, ये भी याद रखिएगा। बोल्शेविक क्या था? एक दल का नाम है, जिसमें गरीब मज़दूर इत्यादि लोग सब रहते थे, आम लोग सब रहते थे बोल्शेविक में। तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड एक जगह था, ठीक है ना? पेट्रोग्राड एक जगह था, पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफ़ोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। कौन कर लिया अधिकार? बोल्शेविकों ने। कब? 7 नवंबर 1917 को। कहाँ? पेट्रोग्राड के क्या चीज़ पे? रेलवे स्टेशन पे, बैंक में, डाकघर पर, टेलीफ़ोन केंद्र पर, कचहरी पर और अन्य सरकारी भवनों पर क्या कर लिए? अधिकार कर लिए। और उस समय वहाँ के शासक थे ना, वो केरेंस्की थे। वहाँ से वो डरे भाग गए। अब सोचा कि ये ऐसा दल आ गया जो पहले सब पर कब्जा कर लिया, सबसे अधिकार कर लिया, तो डरे कहीं मार वगैरह ना दे, इसलिए वो डरे भाग गए। कौन? केरेंस्की, ठीक है ना? इसको डरे भागना पड़ा और वह शासन के बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गया। वो भाग गया, डरे, ठीक है ना वहाँ से।
तो और तो रोज ये रीज़न हो नहीं सकता। जब लगता कि हाँ, इससे हमको पावर अधिक है, तो वो तो रुक जाता। उसको फिर से लड़ाई वगैरह करता। लेकिन उसको लगा कि सब कब्ज़ा कर लिया, तो वो डरे, क्या किया? भाग गया और शासन के बागडोर बोल्शेविक के हाथ में आ गया। अब शासन कौन कर रहा था? बोल्शेविक। बोल्शेविक में आ गया और जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया और बोल्शेविक ने कहा, भाई एक आदमी तो होना चाहिए। तो उस दल का जो मेन ऐसे व्यक्ति थे, लेनिन थे, तो लेनिन को अध्यक्ष बना दिया गया और इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर को क्रांति भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस क्रांति को क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति भी या नवंबर को क्रांति भी कहते हैं। जितना वर्ड निकल रहा है, जितना हम समझा रहे हैं ना, ये सारा काम देगा एग्जाम में या आप क्वेश्चन को जब हल करिएगा तब। तो प्लीज आप लोग जब भी जो भी क्लास है जरूर देखिएगा। जो भी हम सब्जेक्टिव का क्लास ले रहे हैं उस सभी क्लास को देख लीजिए। एक बार भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ गए ना अक्टूबर क्रांति क्या था। चलिए अब देखते हैं खूनी रविवार क्या है। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। खूनी रविवार क्या है? तो देखिए 1905 में रूस और जापान में युद्ध हुआ था। रूस रूस जानते हैं ना, इतना बड़ा देश है और जापान इतना बड़ा देश था। तो रूस और जापान में युद्ध हुआ था। कब? 1905 में। तो जापान ने क्या किया था? रूस को हरा दिया था। समझिए पहले खूनी रविवार, जापान ने क्या कर दिया किया था? रूस को हरा दिया था। इसलिए जापान रूस के जनता ने क्रांति कर दिया और इसका सवाल जवाब करने जा रहे थे राजा के महल की ओर कि बताइए कि क्यों हारे उतना छोटा देश से। और जब जा रहे थे तो यही लोगों पर जो रूस के राजा जो रूस के मतलब राजा के सेना के आधे ने क्या किया? गोलियां चलाई, जिससे हजारों लोग मरे गए और यह दिन रविवार था, इसीलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? चलिए देख लेते हैं। 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में रूस एशिया के छोटे देश जापान से हार गया था। ये देखिए, कभी किसी को कमजोर नहीं समझिए। इस तरह भी देखिए कमजोर। और इस बार भी रूस क्या किया था? जब पिछले साल यूक्रेन में युद्ध हुआ था तो छोटा देश था, सब कह रहा था कि आसानी से हार जाएगा, लेकिन नहीं, बहुत ही संघर्ष हुआ था उस दोनों में और हार गया। और हार के कारण वहां की जनता ने क्रांति कर दी। ना कहे कि हार के कारण वहां की जनता ने क्या कर दी? क्रांति। और 9 जनवरी 1905 ईस्वी में लोगों के समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग जगह के नाम, वहां एक महल की ओर जा रहे थे। महल की ओर। आप ही बताइए, आप ही के देश में किसी तरह की कोई समस्या होगी, किसी देश पर कोई नियंत्रण हो जाएगा, कोई देश आपको हरा देगा, तो आप किससे सवाल कीजिएगा? यहाँ के राजनेता से, यहाँ जिसके पास सत्ता है उससे कि क्यों हारे? बताइए रीज़न क्या है? उसी से ना सवाल कीजिएगा और किसी से कीजिएगा। आम लोगों से तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि देश का बागडोर तो उसके हाथ में है, जनता उसको हाथ में दे देता है। तो वही हुआ था कि रूस की जनता ने जब प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे 9 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर, ठीक है, जा रहे थे, तो वहां गोलियां बरसाई। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ लिखेंगे जार की सेना। जार मतलब राजा। जार की सेना ने इन्हें निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। निहत्थे लोग मतलब किसको? जिसके पास कोई अस्त्र शस्त्र न था, ये आम लोग था। ये सिर्फ पूछने जा रहे थे सवाल जवाब कि क्यों हारे। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जिसमें क्या किए? हजारों लोग मारे गए और यही घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ गए खूनी रविवार क्या है? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है ना? याद रखिएगा 1905 में रूस और जापान में युद्ध हुआ था। जापान रूस को हरा दिया था, इसलिए रूस की जनता ने क्रांति कर प्रदर्शन करते हुए राजा के महल की ओर जा रहे थे। उसी समय जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और इसी घटना को ये घटना रविवार के दिन हुई थी, इसलिए खूनी रविवार भी कहते हैं, इसे लाल रविवार भी कहते हैं। ठीक है? तो समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, क्रांति से पूर्व किसान की स्थिति कैसी थी? क्रांति यानी रूस में जो क्रांति हुई उससे पहले किसान की स्थिति कैसी थी? तो ये क्वेश्चन उसमें भी पढ़े थे, रूसी क्रांति के 2 कारण में। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। ऐसे इसको समझ गए। आपको पता होगा कि रूस के किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वो अपने छोटे-छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और वो करों को बोझ से दबे हुए थे। ठीक है ना?
उस पर अधिक कर हो गया था, दबे हुए थे। ठीक, समझ गए? ये तो पहले ही पढ़ चुके थे। 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, नपाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। ये भी दोनों क्वेश्चन है, इसमें दो, नपाम एजेंट ऑरेंज। तो पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों का। नपाम क्या है? देखिए, नपाम यह एक रासायनिक हथियार था। यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था, यानी जो आपको स्किन से चिपक जाता और जलने लगता था। इसका उपयोग अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में किया था। समझ गए? नपाम क्या है? तो नपाम यह एक रासायनिक हथियार था। यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलने लगता था। इसका उपयोग कौन किया? अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किया था। क्या था? नपाम रासायनिक हथियार था। किसके साथ मिलता था? गैसोलीन के साथ। कैसा मिश्रण तैयार करता था? जो त्वचा से चिपक जाता था। तो समझ गए नपाम क्या है? चलिए, इसी में एजेंट ऑरेंज। देखिए, यह एक खतरनाक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी। यहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा नीचे घसक गया है। तो यह एक खतरनाक जहर था। याद रखिएगा, एजेंट ऑरेंज एक खतरनाक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ खत्म हो जाते हैं। अगर इसको छिड़काव किया जाए तो पेड़ की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ खत्म हो जाता था, यानी नष्ट हो जाती थी। अमेरिका ने इनका इस्तेमाल वियतनाम में जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी के दोनों में जमकर किया, और अमेरिका ने यहाँ भी इसका इस्तेमाल किया था। वियतनाम में इसका भी, एजेंट ऑरेंज के भी, जंगलों के नष्ट करने में, खेतों के और आबादी के भी, दोनों, सबको नष्ट करने के लिए। ठीक है ना? तो समझ गए ना? एजेंट ऑरेंज क्या था? एक जहर था। नपाम क्या था? एक रासायनिक हथियार था। वो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था इसका और जलने लगता था। इसका उपयोग अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में भी किया था। एजेंट ऑरेंज क्या है? ये भी एक खतरनाक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी और पेड़ खत्म हो जाता था। अमेरिका ने भी इसका भी इस्तेमाल जंगलों के साथ-साथ आबादी को नष्ट करने के लिए वियतनामी युद्ध में किया था। ठीक है ना? चलिए, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? लड्डू क्वेश्चन है। सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, आम गरीब, जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। समझ गए ना? इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए, अब आया एक न्यू क्वेश्चन, गैरिबाल्डी वाला। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गैरिबाल्डी के बारे में आप जानिएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, और गैरिबाल्डी के इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा। बढ़िया से क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, और ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आप बना सके। याद रखिएगा, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। नाविक ये जानते हो ना, जो जहाज वगैरह चलाते थे, नाविक नाव चलाने वाला, तो जहाज भी तो एक प्रकार के नाव ही ना है। ठीक है, याद रखिएगा। और वह नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। ये मेजनी का विचार था ना, उसका समर्थन भी करता था। कौन? मेजनी। परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र के समर्थन बन गया। किस राजतंत्र के? संवैधानिक। ठीक है ना? यानी एक संवैधानिक के अनुसार जो राजतंत्र था उसका समर्थक बन गया। ठीक है ना? और संवैधानिक राजतंत्र यानी जिसमें लोगों के अधिकार भी हो, वैसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं उस राजतंत्र को। तो राजतंत्र को समर्थन बन गया, और गैरिबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा, किस क्रांति के द्वारा? सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांत का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। किधर के? इटली के। दक्षिण इटली को जो भाग था उसको एकीकरण करना चाहा, वहाँ गणतंत्र की स्थापना करना चाहा। ठीक है ना? जैसे अपन देश भी गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है, स्थापना किया। गणतंत्र का अर्थ होता है, समझ गए ना, कि गणतंत्र यानी जनता के शासन, लेकिन वैसे शासन व्यवस्था जिसमें देश के जो सर्वोच्च पद होता है या प्रमुख पद होता है, उस पे व्यक्ति कोई वंशानुगत या अनुवांशिक वही या परंपरागत नहीं होता है। ठीक है ना? उसमें व्यक्ति को चुनाव के माध्यम से चुना जाए। जैसे अपने देश में राष्ट्रपति है, सर्वोच्च पद किसका है? राष्ट्रपति है। गणतंत्र के माध्यम से जो पद है वो किनके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है? ऐसे नहीं रहता तो राजा महाराजा रहता। और तो एकीकरण कर वो गणतंत्र की स्थापना करने के प्रयास किया। गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया।
वही दक्षिण इटली के जो प्रांत था सिसिली और नेपल्स, इस पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त भी किया। और गैरिबाल्डी ने यहाँ विक्टर एम्बुल को प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। ठीक है ना? गैरिबाल्डी ने यहाँ विक्टर एम्बुल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। कौन? गैरिबाल्डी। किसके रूप में? विक्टर एम्बुल के रूप में। गैरिबाल्डी के दक्षिण अभियान को काबुल ने भी समर्थन किया। जब गैरिबाल्डी के जो दक्षिण अभियान था सिसिली और नेपल्स, इस पर जो ये अधिकार जमाया, इस पर अपना अधिकार जमाया, इस पर तो इसका समर्थन किया काबुल। लेकिन 1862 में गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाई, तो काबुल ने गैरिबाल्डी को इस अभियान को जबरदस्त तरीके से विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना को भेज दिया। ठीक है ना? और इस अभियान के बीच में ही गैरिबाल्डी को काबुल से भेंट हो गया तथा रोम अभियान को खत्म हो गया और रोक दिया। जो गैरिबाल्डी का ये अभियान था छोड़ दिया गया, ठीक है, नहीं करेंगे। और दक्षिणी इटली के जीते हुए गए क्षेत्र को गैरिबाल्डी ने विक्टर एम्बुल को सौंप दिया और गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के समर्पित कर साधारण किसान के जीवन जीने लगे। और कहा जाता है कि बाद में भी इसका शायद लाला लाजपत राय कंफ्यूज है, आप लोग एक बार बताइएगा, इनका जीवनी लिखे थे। ठीक है, तो समझ गए ना गैरिबाल्डी क्या था। गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था, मेजनी के विचारों को समर्थक था और बाद में परंतु काबुल से प्रभाव आकर ये संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन बन गया। गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिण इटली के सिसिली गणतंत्र की स्थापना करना चाहा और उसमें कामयाबी मिली और सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है ना? और गैरिबाल्डी ने वहां विक्टर एम्बुल के प्रतिनिधि के रूप में वो क्या संभाला? सत्ता संभाली। फिर गैरिबाल्डी के दक्षिण अभियान के काबुल ने समर्थन किया, लेकिन जब 1862 में रोम के पर आक्रमण करने का योजना बनाया, तो इस अभियान को काबुल ने क्या किया? विरोध किया। विरोध करने के लिए पिडमाउंट का सेना को भेज दिया। इसी बीच गैरिबाल्डी और काबुल का भेंट होता है, तो गैरिबाल्डी ने इस अभियान को खत्म कर देता है और फिर उसका मन परिवर्तन हो जाता है और दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र जैसे सिसिली और नेपल्स गैरिबाल्डी ने विक्टर एम्बुल को सौंप देता है और गैरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान के जीवन जीने लगता है। यही है क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन था और इस साल के लिए हमें तीसरा एक क्लास है और 2 क्लास नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में मिलेगा, वो सभी देख लीजिए। जितना सीरीज है सब देखते जाइए ना, आप समझ में आ जाएगा पूरे। ठीक है ना? तो ये दूसरा था, ये दूसरा सेशन था, समझ गए? तीसरा था। ठीक है ना? इससे पहले मैं 2 डाल चुका हूँ, तो आप लोग मेहनत कीजिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए। किसी तरह से कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताते रहिएगा और जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए लाइव, तो बताते रहिएगा। ठीक है? और मेहनत जी जान से करिए। ठीक है ना? मेहनत जी जान से कीजिएगा और अभी वो समय है जो आप जितना पढ़िएगा उतना काम आएगा। ठीक है ना? अभी जो एग्जाम का लास्ट समय है, आप जितना पढ़िएगा उतना काम आएगा। तो प्लीज आप लोग मेहनत कीजिए बेहतर तरीके से और जो भी है क्लास उसको लीजिए। ठीक है ना? साथ में सब्जेक्टिव वगैरह भी क्लास सब आता है, सबको लीजिए। ठीक है ना? तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।